Hello my dear students, I Dr. निहारिका माखीजानी वेलकम यू ऑल इन आवर पढ़े क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 14। पाठ का नाम है चप्पल टूट गई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह पाठ हास्य रस प्रधान है, अर्थात ऐसा व्यंग्यपूर्ण पाठ है जिस पाठ के अंदर लेखक ने हंसी हंसी के साथ कंजूस लोगों के ऊपर होने वाली कठिनाइयों और मुसीबतों का वर्णन किया है। अध्याय के लेखक हैं श्री मोहम्मद अरशद खान। डॉक्टर अरशद खान ने इस पाठ में स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने कहा है कि कंजूस लोग अपने धन को न तो खर्च करते हैं और न ही दान देते हैं। उनका धन अंत में व्यर्थ ही जाता है। कहानी का नायक वह भी कंजूस है। चप्पलों का बुरा हाल हो गया है, किंतु वह न उन्हें बदलना चाहता है और न ही वह उन चप्पलों को छोड़ना चाहता है। आखिर में परिस्थितियां विपरीत होने पर उसे वे चप्पलें छोड़नी ही पड़ती हैं। यहाँ भी चप्पलों ने कहानी के नायक का, या तो फिर यूं कहिए कि नायक ने चप्पलों का क्या हाल कर दिया। आइए पढ़ते हैं। बहुत दिनों तक साथ निभाने के बाद मेरी चप्पलें पुरानी हो चली थी, बस अब तब में टूटने को थी। माँ कई बार डांट चुकी थी कि नई चप्पलें खरीद लूं, पर मेरे कान पर जूं तक न रेंगती थी। इसका एक कारण था कि मैंने फिजूल खर्ची न करने की आदत डाल दी थी। मैं अपना जेब खर्च दबा दबा कर रखने लगा था। आधी छुट्टी के समय स्कूल के साथ चाट पकौड़ी और गोलगप्पे खाते मैं चुपचाप क्लास में बैठा रहता। साथी मेरी हंसी उड़ाते और मैं उन पर हंसता। लेखक कह रहे हैं कि चप्पल टूटने वाली थी। माता ने बहुत बार कहा था कि नई चप्पल खरीद लो, लेकिन जेब खर्च बचाना और कंजूसी करना लेखक की आदत पड़ गई थी। जब लेखक के साथ ही चाट पकौड़ी खाते थे तो लेखक कंजूस बनकर उन पैसों को बचा लेते थे। जब साथी लेखक की हंसी उड़ाते थे तो लेखक सोचते थे कि ये कितने मूर्ख व्यक्ति हैं जो चाट पकौड़ी खाने में अपने पैसों को व्यर्थ कर देते हैं। यह आदत यहाँ तक बढ़ गई थी कि खाने पीने की बात यदि छोड़ दी जाए तो मैं लगभग हर चीज में बचत करने लगा था। पानी की बचत शुरू की तो हफ्ते हफ्ते भर नहाना ही बंद कर दिया। ऐसी कोई बचत होती है क्या? वेरी बैड, नहीं होता ना ऐसा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि यह हास्य रस प्रधान पाठ है, तो इसमें ऐसे ही वर्णन है। साथ ही बगल में बैठने से कतराने लगे। छी छी, गंदा बच्चा, स्नान नहीं करता, कोई पास नहीं बैठना चाहता था। साबुन की बचत शुरू की तो एक दिन क्लास टीचर ने मैली ड्रेस देखकर क्लास से बाहर कर दिया, परंतु मेरे ऊपर तो बचत की धुन सवार थी। दुनिया लाख रोड़े अटकाए, मैं रुकने वाला नहीं था। मेरे सामने बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण थे जो सन्मार्ग पर चले तो उनकी राह में ऐसे ही रोड़े अटकाए गए थे, मगर वे आगे बढ़ते गए और दुनिया के लिए आदर्श बने। बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करने योग्य बातें होती है। अब कौन किस बात से कैसी शिक्षा ग्रहण करे, यह उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो मित्त व्यय करने वाले, बचत का संदेश देने वाले बहुत से महापुरुषों के उदाहरण लेखक के पास थे, लेकिन लेखक ने उनकी बचत करने की आदत को कुछ इस तरीके से अपने जीवन में अपनाया कि लेखक हंसी का पात्र बन गए। अध्यापक ने उन्हें पनिशमेंट दे दी क्योंकि यूनिफॉर्म बहुत गंदा और मैला था। लेखक को साबुन बचाना था, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं धोया था। मैं मन ही मन कल्पनाओं में खोया रहता था। सोचता था, आहा, मैं महापुरुष हो गया हूँ। दूर दूर तक मेरी ख्याति फैल गई है। मुखमंडल के चारों ओर सूर्य जैसा तेज फैला है। लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। यह कल्पना मुझे इतना सहारा देती कि मैं साथियों के व्यंग्य बाणों को कपड़े की धूल की तरह झाड़ देता था। अपने आप में मग्न होकर मैं यूं घूमा करता था कि लोग मुझे
आगरा भेजने की सलाह देने लगे। क्यों? आगरा क्यों भेजना था? आगरा में बहुत बड़ा पागल खाना है ना राज की बात। तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे कि तुम पागल हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में लेखक को यह कहा जाने लगा कि इसे आगरा भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि लेखक को लगता था कि जैसे धन को बचाने का संदेश देने वाले लोगों को महापुरुष समझा जाता था, वैसे ही मैं भी महापुरुष हो गया हूँ। आज नहीं तो कल लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे और मुझे भी उतना ही सम्मान मिलेगा। ऐसी अनेक ख्यालों में खोए हुए लेखक के ऊपर सभी जब व्यंग बाण छोड़ते थे, यानी कि सब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, तो लोगों की उड़ाई हुई हंसी को लेखक उसी तरह झाड़ देते थे जैसे हम कपड़ों पर लगी हुई धूल को झाड़ देते हैं, अर्थात कि अनदेखा कर देते थे। इधर एक नई समस्या से मेरा पाला पड़ गया था। मेरी चप्पलों की हालत बहुत खराब हो रही थी। माँ की खीज बढ़ती जा रही थी। साथियों की बातों को तो मैं झेल लेता था क्योंकि 1-2 घंटे ही मिलना होता था, परंतु माँ 24 घंटे उठते बैठते टोकती रहती थी। साथी जब टोकते थे तो लेखक को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि साथियों के साथ तो 1-2 घंटे रहना है, लेकिन माँ तो 24 घंटे साथ रहती है और वह डांटती भी रहती है। माँ के टोका टाके से ऊब कर आखिर एक दिन में उन्हें समझाने बैठ गया। गांधी जी के विचारों से लेकर सरकारी विज्ञापनों तक का सहारा लेकर बचत का पाठ पढ़ाया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना विश्वास था कि मैं सोच रहा था कि माँ के गुस्से को कोल्ड ड्रिंक जैसा ठंडा कर दूंगा, परंतु जैसे जैसे मेरा ज्ञान चरम सीमा पर पहुंचता गया, माँ का पारा भी ऊपर चढ़ता गया, है ना। ऐसे व्यर्थ की बातों में हम बड़ों को नहीं मना सकते। लेखक ने सोचा कि मैं गांधी जी का उदाहरण दूंगा। देखो, समाचार पत्र में भी पैसा बचाने के लिए कहा जाता है, विज्ञापनों में भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे तर्क दूंगा तो माँ बड़ी खुश होगी और मान जाएगी कि अच्छा बेटा चप्पल मत ले, चल जाएगा। लेकिन जितनी बहस लेखक करते गए, लेखक की माँ का पारा उतना ही चढ़ता गया, अर्थात उन्हें ज्यादा गुस्सा आने लगा कि बड़ों का कहा नहीं मान रहा है और अपनी ही बात कहे जा रहा है। इससे पहले कि उनका माथा अंगारों वाली अंगीठी हो जाता, मैं वहां से भाग छूटा। अर्थात अंगारों वाली अंगीठी हो जाना का मतलब बहुत अधिक गुस्सा आ जाना, और गुस्से के मारे माँ थप्पड़ वप्पड़ लगा दे, इससे पहले लेखक वहां से भाग गए। दिन बाहर बिताने की सोचते हुए मैं बरामदे में रखी हुई साइकिल के पास पहुंचा। पता चला कि टायरों में हवा डलवाने में भी मैंने बचत से काम लिया था, कंजूसी की थी। इसीलिए बड़ा गुस्सा आया। मारे गुस्से के मैंने पैर पटके, लेकिन गुस्से पर ठंडा पानी तब पड़ गया जब पता चला कि पैर पटकने से चप्पलों का जीवन और कम हो गया है। पहले ही चप्पल इतनी पुरानी हो गई थी, अब साइकिल में हवा नहीं, बाहर भागना भी है, और देखा कि ओहो यहाँ पर भी कंजूसी की थी, तो गुस्सा आया, झुंझलाहट के मारे पैर पटके। लेकिन नुकसान किसका हुआ? लेखक का स्वयं का हुआ। चप्पलें और कमजोर हो गई। अपनी इस मूर्खता पर फिर पैर पटकने का मन हुआ, लेकिन पटक सकते थे क्या? तो चप्पल अब उसी समय टूट जाती है ना। मन मारकर मैं पैदल ही निकल पड़ा। अभी चौराहे पर पहुंचा ही था कि लगा कि दाएं पैर की चप्पल साथ छोड़ देने को है, अर्थात टूटने वाली है। मैंने संभाल कर कदम रखने शुरू किए। बाएं पैर पर ज्यादा जोर देने के कारण मैं लंगड़ाने की तरह चलने लगा, और लंगड़ाता हुआ चौराहे पर पहुंचकर मैं एक किनारे खड़ा होकर भीड़ कम होने का इंतजार करने लगा। एक पैर की चप्पल कमजोर है तो दूसरे पैर की और ज्यादा जोर देने लगे लेखक। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लंगड़ा के चल रहा है, और लेखक यातायात के कारण खड़े होकर यह इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी भीड़ कम हो तो मैं फटाफट से रास्ता क्रॉस कर लूं। मैं खड़ा इंतजार करने लगा ताकि सड़क पार करने के लिए सरपट भागना ना पड़े। मैं सड़क पर एक टक निगाह गड़ाए खड़ा था कि सहसा पीछे से 2 जोड़े हाथ आए और मुझे टांग कर ले चले।
अभी चित्र में भी आप देखेंगे कि दो लोग लेखक को अपनी बाहों में उठाए किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? वो तो खड़े थे मार्ग पार करने के लिए, अचानक दो लोग इन्हें क्यों इस तरह से उठा के ले जा रहे, देखते हैं अभी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने खुद को सड़क के उस पार पाया। खुद को छुड़ाकर संभलते ही मैंने उन दोनों लंबे चौड़े आदमियों से सवाल दागा, आप लोग मुझे यहां क्यों उठा लाए? उन्होंने उत्तर दिया, अरे भाई, वे थोड़ा हैरान होते हुए बोले, आप सड़क पार करना चाहते थे ना, इसीलिए उठा लाए। लेखक ने कहा, मैंने आपसे कब मदद मांगी थी? मेरा गुस्सा, अर्थात लेखक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन दोनों ने उत्तर दिया, मदद मांगी या ना मांगी, विकलांग लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। हम विकलांग सहायता समिति के कर्मठ सदस्य हैं। वे बोले, कर्मठ सदस्य यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले श्रेष्ठ लोग जो विकलांग सेवा समिति में कार्य करते हैं और बिना मांगे विकलांग लोगों की मदद करते हैं। अब देखो, कंजूसी के कारण अच्छे भले लेखक लंगड़ा के चल रहे थे चप्पल बचाने के चक्कर में, और लोगों ने उन्हें विकलांग समझ लिया और उनकी सहायता के लिए आ गए। विकलांग! मैं बड़ी जोर से चीखा, मैं विकलांग हूं। वास्तविकता जानकर वे दोनों झेंपते हुए चले गए, परंतु उनसे कहीं ज्यादा झेंप मुझे आई। विकलांग सेवा समिति के सदस्यों को जब इस बात का पता लगा कि चप्पल टूटने वाली है, इसीलिए यह व्यक्ति इस तरह से लंगड़ा के चल रहा था, यह अपाहिज नहीं है, तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन दोनों व्यक्तियों से ज्यादा शर्मिंदा लेखक हुए। लोगों की भीड़ मेरी ओर देखते हुए कानाफूसी कर रही थी। क्या कह रहे होंगे लोग? हंसी उड़ा रहे होंगे ना, कानाफूसी करके, है ना? मैं तुरंत आगे बढ़ लिया। जैसे ही मैं बाएं पैर पर जोर देकर 2 कदम चला कि पीछे से लोगों का जोरदार ठहाका सुनाई दिया। कोई कह रहा था, वे भले मानुस यूं ही गलत नहीं समझ बैठे थे। मैं बुरी तरह खिसिया। लोग कह रहे थे कि हाँ, वो विकलांग सहायता समिति के जो 2 लोग थे वो बड़े भले मानुस थे, ये ही इस तरह से लंगड़ा के चल रहा है, तभी उनको यह गलतफहमी हो गई, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और वो लोग लेखक के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। चप्पल बीच राह में धोखा न दे जाए, इसलिए उसकी मरम्मत करा लेना ही ठीक था। परंतु जूते चप्पल ठीक करने वाला जो शख्स कम पैसों में मरम्मत करता था, वह कुछ दूर बैठता था। लेखक को चप्पल के कारण चलने में वैसे ही दिक्कत हो रही थी, और चप्पल ठीक करने वाला मोची, कम पैसों में चप्पल ठीक करने वाला मोची, थोड़ा दूर बैठता था। शायद उस तक पहुंचने से पहले ही चप्पल साथ छोड़ देती। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने लोगों की नजरें बचाकर चप्पलें हाथ में ले ली और जल्दी जल्दी रास्ता नापने की कोशिश करने लगा। अति हो गई ना, कंजूसी का लेवल क्रॉस कर दिया लेखक ने। लेखक ने चप्पल हाथ में उठा ली ताकि मोची तक पहुंचा जा सके, परंतु वह 100 गज का रास्ता मेरे लिए 100 मील के बराबर हो गया। एक सेकेंड घंटे घंटे भर लंबा हो गया। लगता था कि पूरा बाजार मेरी ओर देखकर हंस रहा है। सड़क, दीवारों और खंभों तक में आंखें उभर आई है और वे आंखें मुझे घूर रही हैं। शायद यह कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि पीछे से कोई हंसकर कह रहा था कि आज तक कंजूस, लखीमल, करोड़ीमल की कहानी सुनी थी, किंतु असल में देख ली। नाम रख दिया लखीमल करोड़ीमल, तो लखपति करोड़पति तो हो नहीं जाएंगे, है ना? तो हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है कि कंजूस होते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा है ऐसा कंजूस व्यक्ति जो चप्पलों को हाथ में लेकर नंगे पैर सड़क पर चल रहा है। जैसे तैसे चप्पल ठीक करने वाले तक पहुंचा। उसने चप्पल लेकर उल्टी पलटी,
फिर वापस लौटाते हुए कहा, भैया इसकी मरम्मत मेरे बस की नहीं है। मोची ने देखा कि चप्पल तो इतनी पुरानी है और अब इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि इसको अगर मैं ठीक भी कर दूं तो वह अधिक समय तक पहन पाएगा। तो लोग साफ साफ मना कर दिया उसने लेखक को कि इसकी मरम्मत मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैंने खींचकर पूछा। लेखक तो वैसे ही कंजूसी थे और उन्होंने जब देखा कि मेरी चप्पल की मरम्मत करने से यह मना कर रहा है तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इस चप्पल की मरम्मत करना तुम्हारे बस की बात क्यों नहीं है? मैं एक जगह से सियूंगा तो यह दूसरी जगह से टूट जाएगी, फिर जब मैं दूसरी जगह से सियूंगा तो यह तीसरी जगह से टूट जाएगी। मोची ने बेबाक होकर जवाब दे दिया कि तुम्हारी चप्पल इतनी अधिक पुरानी हो गई है कि यदि मैं इसको एक जगह से सियूंगा तो ये दूसरी जगह से और दूसरी जगह से सियूंगा तो यह तीसरी जगह से, अर्थात इसकी कंडीशन अब ठीक नहीं है, इसे तुम फेंक दो। तो इसे दूसरी, तीसरी, चौथी हर जगह से सी दो। लेखक ने अधिक कंजूसी दिखाते हुए कहा कि यह जहां जहां से टूटने वाली है वहां वहां सब जगह से सी दो, लेकिन सियो। 25 रुपए लगेंगे, उसने चप्पल फिर से जांचते हुए कहा। 25 रुपए? मुझे लगा कि इतने में तो नई चप्पलें ही आ जाएगी। मन ही मैं तय किया कि नई चप्पलें ही खरीद लूंगा, पर इन पुरानी चप्पलों का क्या किया जाए? इस सवाल पर विचार करते करते मुझ में उदारता का संचार हो गया। देखो लोग क्या करते हैं, ऐसे तो दान धर्म पुण्य वगैरह कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उदारता का संचार कब हुआ? जब वो चप्पलें लेखक के लिए व्यर्थ हो गई। अब उसे 25 रुपए में ठीक कराना नुकसान की बात थी। मैंने भी चप्पलें उस मोची को ही देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। अब इतनी पुरानी चप्पलें मोची के तो क्या काम आएगी, लेकिन दान देना, उदारता, पुण्य करना, ऐसे भाव लेखक के अंदर संचार हो गए तो उन्होंने मोची को वह चप्पलें दे दी। वापस लौटते हुए जब मैंने उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव देखने का प्रयास किया तो पाया कि उसने बगल में बह रही नाली में चप्पलों को प्रवाहित कर दिया था। देखो चप्पलें टूटी फूटी, इतनी गंदी कंडीशन वाली चप्पलें उन्होंने मोची को दिए और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो थैंक यू बोलेगा, कृतज्ञता दिखाएगा। और ये कृतज्ञता के भाव मोची के चेहरे पर देखने के लिए लेखक ने जैसे ही उसकी ओर चेहरा घुमाया तो लेखक को पता चला कि मोची ने वह चप्पलें पास बहती हुई नाली में बहा दिया था। वह चप्पलें उसके लिए भी किसी काम की नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना गुस्सा ठंडी चाय की तरह सटक लिया। अब नंगे पैर घर लौटने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। लेखक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस समय कुछ उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, चुप रहे और नंगे पैर ही अपने घर की ओर चल पड़ी। मैं तेज तेज चलता हुआ, यहाँ ये कहो कि दौड़ता हुआ वापस चल पड़ा। अब अपना दुर्भाग्य मैं क्या बताऊं। उस दिन मोहल्ले के कुत्तों तक ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे भागकर घर पहुंचा तो पता चला कि भाग्य की तरह घर पर भी ताला लटका हुआ है, अर्थात माँ कहीं बाहर गई हुई थी। जैसे तैसे लेखक लोगों से नजरें चुराते हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन घर पर भी ताला था। मैं उसी भारी भरकम ताले पर अपना सिर पटकने जा रहा था कि बगल में पान के खोखे वाले ने बुलाकर एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी माँ की थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि घर पे ये जो लंबा बड़ा ताला लटक रहा है, इसी पे सर पटक दूं। सच में तो नहीं पटकते, है ना, लेकिन ये कहावत है कि इतना गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी एक खोखे वाले ने, पान के खोखे वाले ने लेखक को बुलाया और उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी। वो चिट्ठी माँ की थी। माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? आवश्यक कार्य से मामा के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटना होगा। पड़ोस की आंटी से घर की चाबी ले लेना। खाना बना रखा है, खा लेना। पत्र के अंत में लिखा था, और हाँ, अलमारी में 25 रुपए रखे हैं, नई चप्पल ले लेना। मम्मी को किसने बताया?
तो एक रहस्य की बात है ना। शायद माँ को अपने बच्चों की समस्याएं इसी तरह पता चल जाती है। तो माँ ने पहले ही लेखक के लिए 25 रुपए अलमारी में रख दिए थे और स्वयं आवश्यक कार्य से मामा के घर गई हुई थी। यह पता लेखक को चला। आखिरी लाइन पढ़कर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली। क्या थी आखिरी लाइन? कि अलमारी में 25 रुपए रखे हैं, नई चप्पल खरीद लेना। मैंने सोचा कम से कम चप्पलें खरीदने के मामले में बचत नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक बचत किसी भी मामले में नहीं करनी चाहिए। चप्पल खरीदना या कोई और वस्तु, हम स्वयं दैनिक जीवन में पता नहीं कितनी वस्तुएं, अपने वस्त्र ऐसी अवस्था में छोड़ देते हैं जो शायद किसी के काम है। यदि उनकी अवस्था अच्छी है तो उन वस्त्रों को फेंकने के बजाय किसी को पहनने के लिए दे देना बहुत उत्तम विचार है। परंतु बचत करने की ऐसी धुन सवार करके अपना फायदा ना होता, नुकसान अधिक होता। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बचत करने की जो आदत है वह कंजूसी की इस पराकाष्ठा तक कभी ना पहुंचे। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए नीचे लिंक के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पर लिंक है, आप उसे ओपन करके अभ्यास प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। आप पढ़े के साथ निरंतर रूप से जुड़े रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।